हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था कि टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से जो वैकेंसी आई थी, इसका नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज हो चुका है। ठीक, टोटल इसमें 2003 पद थे या अभी हैं भी। ठीक, तो इसमें अलग अलग विषयों में अलग अलग पदों का कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन है, वहाँ से जो ये वैकेंसी आई असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका एलिजिबिलिटी क्या है यानी योग्यता क्या है, कौन लोग भर सकते हैं, क्या नेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, इस बात पे भी चर्चा होगी। क्या पीएचडी वालों को इसमें वरीयता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पे भी इसमें चर्चा होगी। टोटल सीटें कितनी हैं, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम, सारी बातों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, और यदि आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप UPHESC.in पर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं लिंक अवेलेबल करा दूँगा तो उसके थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात यहाँ पे कि महत्वपूर्ण तिथियाँ। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, आवेदन शुल्क कितना है, रिक्तियों का विवरण, न्यूनतम और अधिकतम आयु और वेतनमान क्या है, आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदकों के निर्देश, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं और आरक्षण से संबंधित है। लिखित परीक्षा का जो निर्देश है, चयन का आधार, अधिमानता, साक्षात्कार के लिए निर्देश। और इसमें 2 प्रकार के विद्यालयों में भर्ती होती है। जो एडेड कॉलेजेस होते हैं उसी के लिए भर्ती निकली होती है। जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनकी जो भर्ती है उसके लिए आप जान रहे हैं कि 17 अप्रैल को लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कराएगा। और ये जो कोएडेड हो गया या फिर आपका जो महिला महाविद्यालय हैं वहाँ के लिए, और ये टोटल एडेड वैकेंसीज होती हैं यानी एडेड कॉलेजों के लिए होती है। इसमें देखिए नेट सेट की अनिवार्य न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त करने के लिए PhD DPhil की उपाधि जो है ये 2009 की रेगुलेटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाने वाला महाविद्यालयों के लिए अधिमानता या वरीयता क्रम का प्रारूप कैसा होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य अनुदेश क्या होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उसके लिए प्रमाण पत्र का स्वरूप। यहाँ सारी चीज़ें आपको विस्तृत रूप में देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये देखिए कि आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है। हालांकि इन्होंने आनन फानन में एक प्रकार से हम लोग माने कि 25 फरवरी दे दिया, लेकिन तुरंत फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा था। और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 26 मार्च है। आवेदन का फाइनल सबमिशन होगा 27 मार्च को। ठीक, जो इसका फीस लग रही है वो 2000 रुपये है। सोचिए कि ये फीस मुझे लगता है कि लगभग सभी आयोगों से या सभी अदर स्टेट के जो भी आयोग हैं उनसे ज़्यादा है। आयोग का ये विज्ञापन नंबर 50 है। ऑनलाइन आवेदन ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहले तो आवेदन शुल्क की बात कर लें तो आवेदन शुल्क में आपका 2000 रुपये ये क्या है, EWS या जनरल कैटेगरी का है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी OBC के लिए भी 2000 रुपये है। SC के लिए 1000 है और ST के लिए 1000 रुपये ये आवेदन की फ़ीस है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएँ तो आवेदन शुल्क के अतिरिक्त देय धनराशि। तो आवेदन शुल्क के अतिरिक्त यानी 2000 रुपये के अतिरिक्त आपको क्या देना पड़ेगा। तो ये टोटल ही चालान से यदि आप करा रहे हैं तो 40, UPI के थ्रू करा रहे हैं तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। रुपे कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन तो भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें नॉर्मल बात है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे देता है ऑप्शन। ठीक, रिक्तियों का विवरण की बात करें, यहाँ पर देखिए कि 2002 पद है। एक पद आपका वही जो भूगर्भ विज्ञान में है, तो इसमें दिया गया 2.5 और 3.5 क्षैतिज आरक्षण। इन सभी सारी चीज़ें आपका अन्य की तरह ही रहता है। इसमें देखिए हाँ, अधिकतम आयु
इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की आवेदन की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष, 62, यानी कि जो रिटायर्ड एज है, आप 61 साल के हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। वेतनमान की बात करें तो जो ग्रेड है 6000 ग्रेड पे है इसका, लगभग ये मान के चलिए कि IAS कैडर का स्टार्ट होता है, और PCS में आपका SDM वगैरह। आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु कुछ निर्देश हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और विकलांगजन जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनमें जो पति की तरफ से जाति प्रमाण पत्र होता है वो मान्य नहीं होगा। जो पिताजी के, यानी कि जब वो चाहे शादी हुई हो या न हुई हो, आपको कहाँ से बनवाना होगा? अपने पिताजी के पक्ष की तरफ से ही बनवाना पड़ेगा, और वही यहाँ पे मान्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति यानी SC और ST जैसी भी स्थिति हो कि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री अथवा वो उनका परिवार या सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के SC या ST की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, ये मान्य न होगा। यानी इसमें भी उसी तरह से रहेगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री अथवा उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसे महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र पिछड़े वर्ग श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा। यानी कि पिता पक्ष की तरफ से इनका भी बनवाना पड़ेगा। ठीक, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए EWS के लिए भी है कि जो लोग EWS में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अनुसूचित जाति यानी SC और OBC के अंतर्गत नहीं आते हैं, और EWS वर्ग में होने का दावा करते हैं, उन्हें निश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें एक प्रमाण पत्र जो EWS का है वो लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए ही ये मान्य होगा। ठीक, और चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है ये आपका क्या है? नेट रखा गया है, UGC नेट। यहाँ पे देखिए कि दिया है कि फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, लेकिन आगे SC, ST, OBC के लिए 5% का छूट प्रदान किया गया है। यदि आपका 50% मार्क्स होता है तो भी आप एलिजिबल हैं, मास्टर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद बिसाइड फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट conducted by UGC or the CSIR or the similar test accredited by UGC and national level or set of only the state of UP। अर्थात कि जो यूपी के विद्यार्थी हैं जो यूपी का सेट या स्लेट पास किए हैं, नेट पास किए हैं। देखिए यदि आप यूपी का स्लेट पास किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, नेट अगर नहीं पास किए हैं, नेट है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी राज्य में आप एलिजिबल हैं। हु आर have been awarded the PhD degree in accordance with the University Grant Commission Regulation 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be as exempted from net slate set। अर्थात कि 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपने का ये PhD अवार्ड हुआ है डिग्री, तो भी आप एलिजिबल हैं। Provided the candidate registered for the PhD program prior to July 2009 shall be gone by the। चलिए ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा अलग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी काफ़ी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है? 55% आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए और नेट आप पास होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग रिलैक्सेशन मार्क्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट।
लेवल। तो किसको छूट दिया गया है, तो 5% का छूट है मास्टर डिग्री लेवल पे। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी तीनों कैटेगरी में यदि आपने 50% पाया है मार्क्स पीजी में, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए कि एज रिलैक्सेशन ऑफ 5%, रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% to 58% of marks to the PhD degree holder who have obtained their। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ विषय से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया अंतः संबद्ध विषय, अर्थात कि जो लोग पीजी में जिन विषयों में यहाँ पे दिया गया है सीटें, तो उन विषयों में आपको पीजी अनिवार्य है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना है। अब कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक्स्ट्रा जो है विषय हैं, जैसे हिंदी में जिन लोगों ने हिंदी में आपका एक लिंग्विस्टिक में पीजी किया हो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू में केवल उर्दू में पीजी होना चाहिए। इंग्लिश में यदि आपने लिंग्विस्टिक विद स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यदि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में आपने स्पेशलाइजेशन किया हो, अप्लाइड इंग्लिश में आपका स्पेशलाइजेशन हो, तो भी आप इंग्लिश में एलिजिबल हैं। इंग्लिश में आपका पीजी है तो वो तो बात ही है। ठीक, संस्कृत में होना चाहिए पीजी, चित्रकला में, संगीत गायन में, संगीत सितार में, संगीत तबला में, हिस्ट्री में। एंशियंट हिस्ट्री से आप अप्लाइड कर रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में आपका पीजी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एशियन कल्चर दिया है, यदि आप एशियन कल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मान लीजिए एशियन कल्चर में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो यदि आप प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन एवं आधुनिक में, पाश्चात्य इतिहास एवं पुरातत्व में यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो भी आप एशियन कल्चर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, ज्योग्राफी में है तो आपका ज्योग्राफी में पीजी होना चाहिए, साइकोलॉजी में है तो साइकोलॉजी में पीजी होना चाहिए, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान। अब देखिए गृह विज्ञान में यदि आपका जो पीजी है या स्पेशलाइजेशन है फूड एंड न्यूट्रिशन में, क्लॉथिंग टेक्सटाइल्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो भी आप होम साइंस के लिए एलिजिबल हैं। बीएड में आपका यानी आपका एमएड होना चाहिए, और विधि के लिए, लॉ के लिए आपका मास्टर डिग्री एलएलएम होना चाहिए। कॉमर्स में आपने बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का देखा हो तो भी। रसायन शास्त्र हो गया, वनस्पति यानी बॉटनी में आपका प्लांट साइंस हो गया, या जंतु विज्ञान में एनिमल साइंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ से ये चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक, किसमें आपका ये पीजी होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। कृषि रसायन में देखिए पीजी, सॉइल साइंस में सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल फर्टिलिटी या फर्टिलाइजर, सॉइल माइक्रो, इन सभी में किसी में भी आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में यदि बात करें तो आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पीजी हो, या बिजनेस मैनेजमेंट या लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स में हो, या एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है यानी कृषि प्रसार है उसमें एमएससी एक्सटेंशन एजुकेशन में आपने मास्टर डिग्री कर रखा है, या आपका वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन में मास्टर डिग्री है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हार्टिकल्चर की बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन वेजिटेबल साइंस। तो ये चीज़ें हैं। पोमोलॉजी पब्लिक का ये फ्रूट साइंस इससे रिलेटेड आपका हो, या पादप प्लांट पैथोलॉजी, और इधर आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग टेक्नोलॉजी में आपका पीजी हो या मास्टर्स हो, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक, एग्रीकल्चर सस्य विज्ञान हो गया, एग्रीकल्चर सांख्यिकी हो गया, वुमेन स्टडीज़, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये पोर्टल हो गया, ये चालान हो गया, इससे मतलब विशेष नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं परीक्षा, ये जो चयन प्रक्रिया है आरक्षण का, वही चीज़ें हो गया। जैसे और सभी में आरक्षण का लाभ है वैसे इसमें भी आपका आरक्षण का लाभ है। लिखित परीक्षा से संबंधित जो निर्देश हैं इसमें पढ़ लीजिए कि परीक्षा की तिथि, स्थान, समय, केंद्र आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र की सूचना एसएमएस या ईमेल के माध्यम से या समाचार या वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएंगी।
आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी स्तर पर यह पाए जाने की अभ्यर्थी अर्ह नहीं है यानी योग्य नहीं है तो उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था। इस स्थिति में अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी कर लिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस हो जाएगी, यानी कि यदि उसे नियुक्ति भी मिल गई। अभी आपने देखा था एक अर्थशास्त्र का मामला आया था, इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका 47 नंबर की वैकेंसी अभी पूर्ण हुई एडवर्टाइजमेंट का, उसमें ये मामला देखने को मिला था कि एक अभ्यर्थी का अभ्यर्थन इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया, हालांकि उसकी नियुक्ति भी हो चुकी थी फाइनल रिजल्ट में। जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाए जाएंगे, योग्य नहीं पाए जाएंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में आयोग का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा। ठीक, कदाचार अथवा परीक्षा भवन, ये चीज़ें तो ठीक है, आप जान ही रहे हैं। अभ्यर्थी परीक्षा हाल में काला बाल पेन अवश्य लाएगा और OMR सीट को का गोला जो है काले बाल पेन से ही भरेगा। ठीक, फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, HB पेंसिल सफ़ेदा वफेदा आपका अनिवार्य वर्जित है। ठीक, दृष्टिबाधित का हो गया। और भत्ता वत्ता आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप एग्ज़ाम दीजिए न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए न दीजिए। चयन का आधार किस हिसाब से सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के स्तर से होगा। ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, उसमें सेम चीज़ें हैं, कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जो ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय का वैकल्पिक विषय रहेगा, जिसमें 30 प्रश्न आपका GK GS का रहेगा, 70 प्रश्न आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 30 नंबर आपका क्या है इंटरव्यू का, इसको अभी भूल ही जाइए। ठीक, तो रिटेन जो आपका ये 70 30 100, एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होगा, यानी 2 नंबर का होगा एक प्रश्न, तो टोटल ये कितना हो गया, 100 प्रश्न हो गया और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो टोटल ये नंबर कितना हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। राइट, क्लियर हुआ। और जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस आई थिंक वो पुराना ही रहेगा, क्योंकि नए में कोई आयोग की वेबसाइट पे दिया नहीं गया नया सिलेबस, जो पिछला सिलेबस था वही रहेगा। फिलहाल अब पेपर वालों को क्या बोला जाए कि वो इतना माहौल बना दिए कि ये चेंज होगा वो चेंज होगा, अभी तक आयोग की साइट भी ये गवाह नहीं बन रही है कि सिलेबस परिवर्तन हुआ है। तो फिलहाल जो पिछला सिलेबस था उसी पे परीक्षाएं होंगी, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी शामिल किया गया है, वो पहले से ही शामिल है। ठीक, साक्षात्कार के लिए निर्देश तो ये चलिए बाद में भी देख लेंगे, आप जब रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तो कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अलग अलग ये दिया गया पदों का विवरण। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो भी विषय है आप उसको देख लीजिए। विशेषकर मैं यहाँ पे भूगोल विषय की बात करना चाहूँगा, तो आपका जो भी विषय आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो भूगोल विषय पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग भूगोल विषय से संबंधित हैं, इसलिए भूगोल में देखिए ये आपका कोएडेड है यानी सहशिक्षा, जिस 139 पद हैं जिसमें, और महिला महाविद्यालय में 3 पद, टोटल ज्योग्राफी वालों के लिए 142 पद हैं। अच्छे खासे पद यहाँ पे हैं भूगोल विषय के लिए। कितना टोटल? 142। और सबसे ज़्यादा आप जान रहे हैं कि किस विषय में है, हिंदी में है, 162 टोटल है। रसायन विज्ञान में 159 है। अब यहाँ पे देखिए कि अलग अलग जो महाविद्यालय हैं वहाँ पे ये दिया गया है सीटों का विवरण भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली बात तो इनको एक साथ जहाँ पे पूरा कंप्लीट सीटों का विवरण दिए हैं, वहीं एक आप इनको एक कॉलम बना देना चाहिए था यहाँ पे अलग अलग। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आप अलग अलग महाविद्यालयों में के बारे में देखें, उसमें जो सीटें हैं अलग अलग वो आप देखिए। यहाँ पे रोस्टर के आधार पर पदों की संख्या निर्धारित की गई है, रोस्टर प्रणाली लगी है, तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए कुछ महाविद्यालयों में आपका रोस्टर के अकॉर्डिंग केवल जनरल कैटेगरी में पद हैं, ना तो EWS में, ना OBC में है, ना SC में, ना ST में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका जो छोटू राम PG कॉलेज है
मुजफ्फरनगर। इसमें देखिए ये सब खाली 0 पद, जनरल में 1 पद है। तो रोस्टर के आधार पे ये वर्गवार किया गया है, यानी कि आपको अलग अलग महाविद्यालयों में जो रोस्टर वाले पद हैं उसको ध्यान से देख के काउंट करके फिर आप फॉर्म भरिए कि आपको किस कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहिए कि आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये दिखाया नहीं गया है। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आगे हम आपको इसका सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पेपर का भी और सब्जेक्ट का भी यानी ज्योग्राफी का भी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।